Hey Vangshan family, वेलकम बैक। ये ओपन सीक्रेट बिहाइंड द मास्क का नेक्स्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्टेड। सो जूता थ्रो हो चुका था और वो अपने हीरो की तरफ आ रहा था, मतलब अपने मिस्टीरियस पर्सन की तरफ। पर उसने बहुत चालाकी से ना सिर्फ उस जूते को पकड़ा था बल्कि उसे उसकी असली जगह पर पहुंचा भी दिया था, मतलब कॉलेज का वो डस्टबिन जूता। इनफैक्ट वो महंगा सा जूता उस डस्टबिन के अंदर था और कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स की आंखें लगभग बाहर आने के लिए रेडी थी। पर फिर भी सब ने खुद को संभाला और फिर एक नज़र उस डस्टबिन पे डाली जिसमें अभी अभी वो प्रीशियस जूता जाके लैंड हुआ था। दूसरी नज़र उन्होंने अपने मिस्टीरियस हीरो पर डाली और थर्ड, जहाँ सबकी नज़रें आकर लगभग रुक चुकी थी, वो था वांगजी का फेस, जो गुस्से में अब रेड चिली सॉस से भी ज़्यादा रेड हो चुका था। ऑब्वियसली सब समझ चुके थे कि वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वांगजी का जूता सीधा डस्टबिन में फेंकना ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी वांगजी की इंसल्ट थी, ऐसा वांगजी सोचता था और बाकी लोग भी, मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी। ऑब्वियसली ये अमीरों का कॉलेज था तो वो अपने ईगो को बढ़ाने के लिए कोई भी रीजंस ढूंढ सकते थे। उन्हें तो बस रीजंस चाहिए थे ताकि वो न्यू टारगेट ढूंढ सके। और अब सबकी नज़र में न्यू टारगेट और बलि का बकरा बन चुका था हमारा मिस्टीरियस बॉय। सबकी नज़र अब वांगजी और उस मिस्टीरियस बॉय पे थी। वांगजी हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। ऑब्वियसली उसकी इंसल्ट हुई थी, वो भी पूरे कॉलेज के सामने, और ये फर्स्ट टाइम था। और वांगजी ने ये डिसाइड कर लिया था अपने दिल में ही कि ये ही उसकी लास्ट टाइम भी होगी, क्योंकि अगर उसने इस पर्सन को अच्छा खासा सबक नहीं सिखाया तो पूरे कॉलेज के सामने उसकी रेपुटेशन रह ही कह जाएगी। और दूसरी तरफ हमारा मिस्टीरियस पर्सन, उसे किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था। वो अभी भी अपने फ़ोन में ही लगा हुआ था और कॉलेज कैंपस में आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसका किसी पर भी ध्यान नहीं था। हाँ, पर वो सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था, पर फिर भी उसे इन सब चीज़ों में अभी भी पड़ना नहीं था, जिस वजह से वो इन सब को इग्नोर करके अपने ही धुन में चला जा रहा था। वांगजी गुस्सा हो चुका था तो वो अपने उसी कोल्ड और एंग्री वॉइस में लगभग चिल्लाते हुए कहता है, हे ब्लैक ब्लॉब फिश, इधर आओ यू स्टूपिड। इतना बोलकर वो उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ देखने लगता है। इनफैक्ट हर किसी की नज़र उसी पर्सन पे थी, पर वो पर्सन, उसका कोई ध्यान नहीं था। सो वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। वांगजी ने उसे 2-3 बार और ऐसे ही गुस्से में आवाज़ लगाई, पर उस पर्सन का कोई भी ध्यान नहीं था। वो अंदर की तरफ ही जा रहा था। उसकी स्पीड भी उतनी ही नॉर्मल थी और ना ही उसका चलने का तरीका बदला था। मतलब सब ये समझ चुके थे कि ये पर्सन वांगजी को डायरेक्टली इग्नोर कर रहा था, और ऐसा इससे पहले इस कॉलेज में किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की थी। किसी में भी अब तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कॉलेज के बुली गैंग को इग्नोर करने की कोशिश भी कर सके। और इस पर्सन ने सिर्फ कोशिश नहीं की थी, सीधा एक्शन कर दिया था, मतलब सीधा वांगजी को इग्नोर कर दिया था। और ये पर्सन और इसकी वॉकिंग स्टाइल देखकर ये कोई भी बता सकता था कि ये पर्सन अभी भी रिलैक्स है, इसे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि वो अभी भी उसी स्पीड में चल रहा था जिस स्पीड में वो पहले चलता था। मतलब अगर इंसान घबरा जाए या किसी चीज़ से डर जाए तो ऑब्वियसली वो अपनी चाल, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को या अपनी एक्शंस को चेंज कर देता है। पर ये पर्सन वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये अभी भी उतना ही एटीट्यूड से चल रहा था, ऐसा बाकियों को लग रहा था। वो मिस्टीरियस बॉय अपने ही धुन में था, सो उसे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो खुद इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो सबको आज तक सिर्फ इग्नोर ही करता आया था। पर शायद ये गलती उसे अब महंगी पड़ने वाली थी। वांगजी के 2-4 आवाज़ देने के बाद भी जब वो पर्सन नहीं रुका
तो वांगजी फील कर सकता था कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट उसी की तरफ देख रहे थे। अब बात वांगजी की ईगो पर आ चुकी थी और वांगजी अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे अपनी इज्जत और रेपुटेशन भी तो बनाए रखनी होगी ना, जिस वजह से वो एक इशारा करता है और उसके पीछे से कुछ कॉलेज स्टूडेंट उस पर्सन की तरफ जाने लगते हैं। वो पर्सन अभी भी बिल्कुल नहीं डरा था, वैसे ही कूल तरीके से चल रहा था। वो लड़के मतलब वो कॉलेज स्टूडेंट्स अपने मिस्टीरियस बॉय की तरफ आने लगते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो मिस्टीरियस बॉय वो बहुत क्लेवरली सारे अटैक्स को अपने ऊपर नहीं ले रहा था। उसके हाथ में अभी भी फ़ोन था और वो उसी में अपना कुछ काम कर रहा था। उसने अभी भी अपनी नज़र तक नहीं उठाई थी और किसी को भी नहीं देखा था। फिर भी वो सारे अटैक्स को बहुत क्लेवरली इग्नोर कर रहा था। मतलब अपने आप पर कोई भी पंच अभी तक पड़ा नहीं था। जो लोग उसे मारने आ रहे थे, इनफैक्ट वो ऐसे स्टाइल से मूव हो रहा था या चल रहा था कि वो लड़के एक दूसरे को ही बिना इंटेंशंस के मार रहे थे। मतलब अगर कोई सामने से उस पर्सन को पंच मारने जाता तो वो पर्सन नीचे झुक जाता है, जिस वजह से वो पंच उस मिस्टीरियस बॉय की जगह पीछे वाले लड़के को लग जाता। ऐसे ही करते हुए वो सारे लड़कों से लगभग बच रहा था और सारे लड़के खुद ही एक दूसरे से पिट कर वहाँ गिर चुके थे, पर उस पर्सन पे किसी ने एक खरोच तक नहीं लगा पाया था। इनफैक्ट उस पर्सन को किसी ने टच तक नहीं कर पाया था। ये अनोखी फाइट कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे और सब बहुत ज़्यादा शॉक भी थे। वो पर्सन बहुत ही क्लेवरली सारे चीज़ों को फिगर आउट करके ऐसा मूव्स कर रहा था जिससे वो लड़के अपने आप ही पिट रहे थे। इतना क्लेवर होना तो बनता है, ऐसे ही थोड़ी ना वो कॉलेज में टॉप आता है और फुल 100% स्कॉलरशिप भी लेता है। ऑब्वियसली उसका मैथ्स और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग थे, जिस वजह से सारे लड़के जो उसे पिटने आए थे वो खुद ही एक दूसरे से पिट कर नीचे पड़े हुए थे। पूरा कॉलेज फिर एक बार शॉक हो चुका था और उस पर्सन की तरफ देख रहा था। और वो मिस्टीरियस बॉय वो तो अभी भी अपने ही धुन में था। उसका इन सब चीज़ों पर कोई भी ध्यान नहीं था। अभी तक उसने अपनी नज़र तक ऊपर नहीं की थी। वांगजी दूसरी तरफ पूरी तरीके से आग बबूला हो चुका था, पर फिर भी वो पांचों भी मतलब हमारे बुलीज भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही उस पर्सन से मतलब हमारे मिस्टीरियस बॉय से इम्प्रेस तो हो चुके थे, क्योंकि इतने क्लेवरली फाइट लड़ना कोई आसान बात नहीं है। वो कहते हैं ना, बिना हाथ गंदे किए वो ऐसे ही वो फाइट जीत चुका था। वांगजी वो एक बिगड़ेल बच्चा था जिसके लिए उसका ईगो ही सब कुछ है और रेपुटेशन ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिस वजह से वो इस पर्सन को कितना ही एडमायर क्यों ना कर ले, पर इससे नफ़रत करना या गुस्सा करना वो छोड़ेगा तो नहीं। नफ़रत नहीं कह सकते, पर इस पर्सन पे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट टाइम वांगजी को किसी ने इतनी बुरी तरीके से बिना हाथ उठाए तक हरा दिया था। वो पर्सन अब कॉलेज के अंदर जाने ही वाला था और वांगजी भी अब उस पर्सन के पीछे जा ही रहा था कि तभी सबका ध्यान कॉलेज के एंट्रेंस पे जाता है, जहाँ से एक टॉल पर्सनैलिटी अंदर एंटर कर रही थी। इस पर्सनैलिटी को देखकर वांगजी अपने ही जगह फ्रोज हो चुका था। इनफैक्ट हमारे सारे बुली गैंग के मेंबर भी वही फ्रोज हो चुके थे और उस पर्सन की तरफ देख रहे थे। इस पर्सन के सामने वो पांचों भी अपनी उंगली तक नहीं हिला सकते। ये पर्सन कोई और नहीं, लान वांगजी का बड़ा भाई लैन सिचैन था, जो आज किसी काम की वजह से इस कॉलेज में आया था। वांगजी अपने गग के सामने एक बिल्कुल आदर्श बच्चा था, संस्कारी बच्चा टाइप।
जिसमें हर तरीके के गुण ठूस ठूस के भरे हुए थे। और वांगजी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस वजह से उसने अपने भाई के और अपनी फैमिली के नज़र में अपनी ऐसी इमेज बना के रखी थी। ऑब्वियसली वो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता था, जिस वजह से उसके घर वालों को उस पर कोई शक भी नहीं था, ऐसा उसे लगता था। और इनफैक्ट ये सच भी था। सो वांगजी एक बच्चे के लिए अपने भाई के सामने अपनी इमेज खराब तो नहीं करेगा। कॉलेज वांगजी का था, जिस वजह से वांगजी के ये कारनामे उसके घर तक तो नहीं पहुंचते थे। और वांगजी को हमेशा अगर पता चले कि अपने फैमिली में से कोई आने वाला है, तो वो शांति से अपनी कॉलेज के सारी एक्टिविटीज़ में नॉर्मल बिहेव करने लगता था। ये सब कुछ पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जानते थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो वांगजी की फैमिली को कुछ भी बताए। इनफैक्ट वांगजी के ही नहीं, हर किसी की फैमिली को, हमारे पांचों बुलीज की फैमिली को यही लगता था कि उनके बच्चे आदर्श स्टूडेंट है। और ये इमेज फैमिली की नज़र में कोई भी क्लियर नहीं करता था, और जिसने करने की कोशिश की थी उसको हमारे पांचों बुलीज ने इतना ज़्यादा मज़ा चखाया था कि वो पर्सन बाद में कॉलेज में कभी दिखा ही नहीं। इनफैक्ट वो शहर में भी नहीं दिखा, जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स वांगजी को और बाकी सबको भी डरते थे, और कोई भी फैमिलीज़ के सामने जाकर इन पांचों की कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं करता था। वांगजी ने अपने गग को देखा था, जिस वजह से वो अपनी ही जगह पर खड़ा हो चुका था, और बाकी सब भी तुरंत अपने कपड़ों को ठीक करके और उस लड़के को जो नीचे पड़ा था और जिसे वांगजी ने मारा था, उसे छुपा के लैन सिचन के सामने आ चुके थे। लैन सिचन सबको देखते हैं और एक स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हैं, और बाकी सब ने भी लैन सिचन को उसी स्माइल के साथ ग्रीट किया था। वांगजी आगे आता है और वो अपने गग के सामने बिल्कुल इनोसेंट चाइल्ड की तरह खड़ा होकर पूछता है, गग आप कॉलेज क्यों आए, कुछ काम था? तब लैन सिचन एक स्माइल के साथ वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारा फेस वो इतना रेड क्यों है? तब वांगजी तुरंत अपने फेस को छूते हुए कहता है, नहीं गग, वो एक्चुअली आज धूप बहुत है ना, तो मुझे गर्मी लग रही है। ऐसा वांगजी कह तो देता है, पर बाद में उसे अपनी ही वर्ड्स पे रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि मौसम ठंड का था और हर तरफ नॉर्मल धूप खिली हुई थी, जिसकी इस ठंड के मौसम में सबको ज़रूरत थी। लैन सिचन को वांगजी की ये बातें समझ में तो नहीं आती, पर फिर भी वो समझ चुके थे कि वांगजी कुछ छुपा रहा है, पर सबके सामने पूछना ये गलत होता, जिस वजह से वो जस्ट स्माइल करते हैं और बाकी सब की तरफ देखते हैं। बाकी सब भी लैन सिचन से अच्छे से हंस के बातें करने लगते हैं, पर उस गैंग में एक पर्सन ऐसा भी था जो लैन सिचन के आने के बाद से ही अपनी नज़रों को ज़मीन के तरफ ही गड़ा के बैठा था। वो पर्सन कोई और नहीं, हमारा जियांग्स का इकलौता हायर जियांग चैंग था, जो लैन सिचन से सीक्रेटली प्यार करता था। और ये उसका एक ओपन सीक्रेट था, जो हमारे चारों ग्रुप मेंबर को ऑलरेडी पता था। लान वांगजी को भी ये बात पता थी, और कहीं ना कहीं लैन सिचन को भी इन बातों का अंदाज़ा था, पर फिर भी अभी तक इन लोगों ने एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश तो नहीं की थी। और जियांग चैंग वो पूरी दुनिया के सामने एक तूफान की तरह था, मतलब उसका गुस्सा हमेशा ही उसके नाक पर ही बैठा रहता था। इस ग्रुप में अगर सबसे चिड़चिड़ा और गुस्सेल पर्सन कोई था तो वो था जियांग चैंग, पर लैन सिचन के सामने एक भीगी बिल्ली तो भी आवाज़ कर ले, लेकिन जियांग चैंग की मजाल है जो वो लैन सिचन को आंखें उठा के देखे या उनके सामने एक आवाज़ तक अपने मुंह से निकाले। ये चारों फ्रेंड्स हमेशा ही जियांग चैंग का मजाक उड़ाते रहते थे। ऑब्वियसली जियांग चैंग पूरी दुनिया में एक डायनासोर की तरह घूमता था, जिसके मुंह में हमेशा आग बरसी रहती थी, पर लैन सिचन के सामने यही डायनासोर छिपकली से भी ज़्यादा छोटा बन जाता था
और अपने मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकालता था। लैन सिचन और हमारे पांचों लोग बात कर रहे थे, पांचों बुलीज। इनफैक्ट जियांग चैंग नहीं, चारों बुलीज और लैन सिचन कुछ बात कर रहे थे, पर हर किसी की नज़र हल्के से जियांग चैंग की तरफ ही भी जा रही थी, जो अपना सर नीचे किए चुपचाप खड़ा था और चुप चुप के लैन सिचन को देख रहा था। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लैन सिचन भी नोटिस कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। और हमारे बाकी चार लोग वो तो पेट पकड़ के हंसना चाहते थे, क्योंकि जियांग चैंग बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करता था लैन सिचन के सामने। उनमें थोड़ी बहुत बातें होती हैं और लैन सिचन उन सबको बताते हैं कि उन्हें आज कॉलेज में कुछ काम था, जिस वजह से वो आज कॉलेज आए हैं। लैन सिचन उनसे थोड़ी बहुत बातें करके अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहां उन्हें वर्क के लिए काम जाना था। और हमारे पांचों बुलीज वो मजबूरी में अब लैन सिचन की वजह से अपने क्लास में चले जाते हैं और लैन सिचन को दिखाने के लिए ही क्यों ना, पर अपनी क्लास को अटेंड करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारा मिस्टीरियस बॉय वो आज लैन सिचन की वजह से बच चुका था और अपने क्लास में जाकर अपनी क्लास को अटेंड कर रहा था। लैन सिचन आधा एक घंटा कॉलेज में ही बिताते हैं और बाद में अपना वर्क कंप्लीट होने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही ये लैन सिचन निकल चुके हैं, ये बात हमारे बुलीज को पता चलती है। वो क्लास को बीच में ही छोड़ के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर से अपनी ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं। पर आज कॉलेज में न्यू सबको गॉसिप का टॉपिक मिल चुका था और वो टॉपिक कोई और नहीं, वांग जी और उस मिस्टीरियस पर्सन के बीच में छिड़ी हुई जंग थी, जिसके रिजल्ट का अब सब पूरा कॉलेज बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी और हमारा मिस्टीरियस बॉय लाइब्रेरी की तरफ निकल चुका था। अपने हर रोज़ की डेली रूटीन को फॉलो करते हुए वो लाइब्रेरी में एंटर करता है और वहाँ अपनी स्टडी को करने लगता है। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे और यही वो टाइम था जब ऑलमोस्ट पूरा कॉलेज खाली होने का वक्त हो जाता है। इसी टाइम पे हमारा मिस्टीरियस बॉय हमेशा निकलता है और कॉलेज से बाहर जाने लगता है। वैसे ही उसी रूटीन को फॉलो करते हुए अपना मिस्टीरियस बॉय उठता है, अपनी सारी बुक्स को कलेक्ट करता है और फिर से अपने ईयर में ईयरफोन लगा के अपना सिर उसी मोबाइल में घुसा के वो बाहर की तरफ आने लगता है। पर बाहर का माहौल आज कुछ अलग था। जहाँ हर रोज़ ये कॉलेज लगभग खाली हो जाता है इस समय पे, वही आज ये पूरा कॉलेज अभी भी स्टूडेंट्स से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं अपना मिस्टीरियस बॉय इस सारी चीज़ों का रीज़न समझ चुका था, पर फिर भी वो इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो अपना सिर उसी मोबाइल में घुसाए हुए कॉलेज कैंपस से बाहर की तरफ जो रास्ता जाता है वहीं पे चलने लगता है। वो कैंपस से बाहर अभी आया ही था कि तभी उसे बाइक्स पे हमारा बुली गैंग फिर से मिल जाता है। पर हमारा मिस्टीरियस बॉय फिर से उन सब लोगों को इग्नोर करते हुए अपनी साइकिल की तरफ जाने लगता है। जब वो अपनी साइकिल के पास पहुंचता है तो उस साइकिल का हाल वर्स्ट हो चुका था। उसकी क्यूट सी साइकिल अब चलाने तो क्या, ठीक से अपने स्टैंड पे खड़े रहने के भी लायक नहीं बची थी। पूरी साइकिल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अपना मिस्टीरियस पर्सन को ऑलरेडी ये पता था कि ऐसा ही कुछ उसके साथ होने वाला है, जिस वजह से वो इन सब चीज़ों की ज़्यादा केयर नहीं करता। वो अपने मोबाइल को पॉकेट में रखता है और उस साइकिल को, जो अभी ज़मीन पर गिरी हुई थी, उसे उठाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। सारे लोग उसे देख रहे थे और वो पर्सन भी फील कर सकता था कि उस पे बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं, पर उसे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना था, जिस वजह से वो चुपचाप उस साइकिल को उठाता है और कैंपस से बाहर निकल जाता है। वांग जी को लगा था सुबह की उस पर्सन की सारी एक्शंस को देख के कि वो पर्सन आके वांग जी से लड़ेगा,
पर उसने तो फिर से वांगजी को डायरेक्टली इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से वांगजी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक पर्सन बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके साइड में उसका पीए खड़ा था और उसके सामने 3-4 लोग घुटनों पर बैठे हुए थे और उससे रहम की भीख मांग रहे थे। पर सामने जो पर्सन बैठा हुआ था उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो पर्सन लगभग चिल्लाते हुए कहता है, 2 साल बीत चुके हैं उस हादसे को और मेरे बेटे का अभी तक कोई भी पता नहीं है। जो भी पर्सन इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे इन सब चीज़ों के लिए पे तो करना ही होगा। और तुम सब जो खुद को पर्सनल डिटेक्टिव कहते हो, कोई भी अब तक उस पर्सन का पता तक नहीं लगा पाया है। किस काम के हो तुम? इतना बोलकर वो अपने सामने के सारे पर्सन्स को सीधा शूट कर देता है और अपने पीए को उतनी ही कोल्ड आवाज़ में कहता है, ढूंढो उसे, कैसे भी करके ढूंढो, मुझे वो मेरे सामने चाहिए। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.